एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है या फिर आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। जो आंसर्स आपको देने हैं F2 वीजा इंटरव्यू के दौरान, वो सारे क्वेश्चन और आंसर को कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका यहाँ पे क्या प्रोफेशन है, हैज एनीबॉडी फाइल्ड पिटीशन फॉर यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। अगर आप F2 वीजा इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में IBT द्वारा बनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो F2 वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं विद द डिफाइंड आंसर्स, जो आंसर्स आपको देने हैं F2 वीजा इंटरव्यू के दौरान, वो सारे क्वेश्चन और आंसर को कवर किया गया है। सो ये वीडियो, मैं दावा करता हूं, ये वीडियो आपका वीजा इंटरव्यू जो कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि रिफ्यूज होगा या अप्रूव होगा, ये वीडियो आपके मन से वो इंटरव्यू का डर निकाल देगा एंड आपके हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को जो आपके मन में चल रहे हैं, चाहे वो सवाल आपके रिलेटेड है, चाहे वो क्वेश्चंस आपकी मैरिज से रिलेटेड है, चाहे वो क्वेश्चंस आपके स्पाउस की लाइफ से रिलेटेड है, चाहे आपकी स्पाउस की स्टडी से रिलेटेड है, चाहे आपकी यहाँ पे इंडिया में क्या प्रोफाइल होनी चाहिए जिसको देख के वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि हाँ ये बच्चा, ये एप्लीकेंट, ये F2 वीजा होल्डर USA जाने के बाद कुछ टाइम स्टे करेगा और वहां से 100% वापस आएगा। या फिर कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका यहाँ पे क्या प्रोफेशन है, आपके पास कितनी फंडिंग अवेलेबल है, आपके किड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपके अंदर कोई और पिटीशन पहले लगी हुई है, इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो नमस्कार, मैं मनवीर सिंह IBT ओवरसीज से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कोशिश करूंगा कि जितनी नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस मुझे है और जितने स्टूडेंट्स को आज तक हमने इंटरव्यू के लिए भेजा है, उन सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करके इस वीडियो में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं कवर करूंगा, कुछ ऐसी मेरी टॉप नॉच गाइडेंस होगी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए जो F2 वीजा के लिए जा रहे हैं, जो वो मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो कवर करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस F2 वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको F2 वीजा का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि F2 वीजा होता क्या है। सो F2 वीजा बेसिकली लिंक हमारा F1 वीजा के साथ है। F1 वो एप्लीकेंट जो USA में स्टडी कर रहा है, जब वहां पे स्टडी करने के बाद वो OPT के अंदर है, जब वर्क वीजा के अंदर है। अब उनके जो भी स्पाउस इंडिया में है, या उनके जो भी बच्चे इंडिया में हैं, वो अब F2 वीजा के ऊपर USA ट्रेवल कर सकते हैं। USA उतने टाइम के लिए वो स्टे कर सकते हैं जितने टाइम तक उनके स्पाउस के पास वहां का वैलिड वीजा है। सो ये था हमारा F2 का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन F2 को इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है हमारे पास पर्सनल क्वेश्चंस। अब अगर हम पर्सनल क्वेश्चन में देखें तो ऐसे क्वेश्चन जो F2 को पर्सनली रिलेट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बेसिक है, दैट माय नेम इज दिस 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 and I belong to this and I came here for the interview of F2 visa। सो एक बेसिक आंसर आपको देना है। इसमें आपको अपनी जॉब के बारे में नहीं बताना, अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना, अपनी फंडिंग के बारे में नहीं बताना, आपको अपने बच्चों के बारे में, मदर फादर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें वो आपका नाम जानना चाहता है, वो आपकी बेसिक सी क्वालिफिकेशन अगर बताना चाहें उसके बारे में जानना चाहता है, या फिर आप कहां से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर हम आंसर नहीं करेंगे। सो वी हैव द सेकंड क्वेश्चन हियर, वेयर डू यू लिव। सो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको सिंगल लाइन में बता सकते हो, आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जालंधर। अब एक सिंपल सा जो भी आपका लिविंग प्लेस है उसके बारे में बता सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस नहीं बताना। आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट, दे स्टार्ट टेलिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एड्रेस, इवन इंक्लूडिंग द पिन कोड नंबर। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रहना है, ओनली विद द नेम ऑफ द सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, डू यू हैव एनी किड्स। अब दिस क्वेश्चन इज ओनली आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स जिनके कोई किड्स हैं, उनके कोई चिल्ड्रन है, सो उन्हीं से पूछा जाएगा, बिकॉज दे हैव द डिटेल्स विद देम एंड दे वांट टू हियर फ्रॉम योर माउथ, from your face, that how confident you are while telling about your kids.
So you can say that, yeah, I have two kids. I have one kid and one is 2 years old, the other one is 3 years old. So you have to specify the ages of the children here as well. So fourth question हमारे पास है, how old are your children? So already हमने इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में कवर कर लिया है कि do you have any kids? Do you have any children? So अगर दोबारा भी ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने पहले आंसर नहीं किया कि आपके किड्स का एज क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर नहीं आपने वहां मेंशन किया तभी ये पूछेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को पूछने का कोई भी मतलब है. So next question we have, are your children studying? So make sure this is a very crucial question, because when the kids are studying in India, so normally जो हमारे पास भी applicants आते हैं, they usually take a permission from the school in terms of, we can say, leave sanction letter, in terms of NOC, so that my kids are going along with me for this F2 visa, and they want to meet the mother or the father, whatever be the, we can say, the gender of the F1 applicant. So accordingly, they have to issue the NOC, and we always recommend, हम हमेशा recommend करते हैं कि आप वो NOC साथ में जरूर लेके जाएं. कभी कभी NOC के बारे में पूछ लेते हैं, show me that whether the leaves are sanctioned for your kids or not. So यहाँ पे you have to tell, yeah, I have two kids and both of them are studying. My younger one is studying in the 3rd standard and my elder one is studying in the 5th standard. So यहाँ पे this is a very basic question, and इसमें कोई इतना नहीं है कि आपको, we can say, कि बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत है. ये आंसर्स बड़े स्पॉन्टेनियसली आपके थ्रू आने चाहिए. So next question we have, tell me something about your qualification, or what are your qualifications. ये क्वेश्चन बेसिकली क्वालिफिकेशन का अराइज कहाँ से हुआ और ये क्यों पूछा जाता है. नॉर्मली दे वांट टू सी दैट कि जो आपके स्पाउस है वो यूएसए में एक अच्छे लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं. दे हैव अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ वीजा, जो टफेस्ट वीजा जिसको बोलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए स्टडी वीजा. अगर आपके जो F1 वीजा होल्डर हैं, स्पाउस है, वो यूएसए में इस वीजा के ऊपर वहां पे है, वो स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी भी क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं उनके आसपास होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके ये स्पाउस यूएसए में मास्टर्स कर रहे हैं और आपने यहाँ पे 10th ही खाली मैट्रिकुलेशन किया है. स्टूडेंट वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चेक करने वाले. नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है, अब तक जो आईबीटी ने 100% F2 वीजा अचीव किया है, उस वीजा के लाइक एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ. दे नॉट गोना चेक एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रोफाइल को मॉडिफाई करना पड़े, थोड़ा सा अगर आपको प्रोफाइल को ऊपर भी करना पड़े, सो दैट कि आपके स्पाउस के साथ आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ पे हम गुनाह कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछने का यही मोटिव है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपके स्पाउस के साथ मैच करती है, कि आप सच में उनके रियल पार्टनर है कि नहीं है. जहां आपका कोई ना कोई एडजस्टमेंट हुआ है उनके वीजा के बाद या वीजा से पहले, दैट आई विल पे फॉर योर स्टडीज, यू गेट द वीजा, यू टेक मी टू यूएसए एंड देन आई विल बी सेटल्ड ओवर देयर. सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. जो वीजा ऑफिसर के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या आपका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा, क्या आप किसी सेटिंग के साथ तो यूएसए मूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे. इन सभी चीजों को वीजा ऑफिसर ध्यान में रखते हैं जब भी आपको वीजा अप्रूव करेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट दैट आई हैव डन माय बैचलर्स, आई हैव डन द मास्टर्स इन माय कंट्री एंड आई डिड मास्टर्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का हाईलाइट करना होगा अपनी क्वालिफिकेशन को. So next question we have, why you chose this time period to visit the USA? Most important कि आपका स्पाउस फॉर एग्जांपल आज से 3 महीने पहले स्टडी के लिए गया यूएसए, या आपका स्पाउस 6 महीने पहले स्टडी के लिए गया यूएसए. सो आप उस टाइम उनके साथ इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गए. ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि आपने अभी क्यों चूज किया कि मैं यूएसए अब पढ़ने के लिए चाहूंगा. दूसरा सवाल यहाँ पे राइज होता है कि इससे पहले आपने क्यों नहीं प्लान किया, या आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ना ही चाहूं, जहां फिर मैं कुछ टाइम रुक के चले जाऊं. व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस टाइम कि आप अभी ही यूएसए में क्यों जाना चाहते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट दैट अर्लियर आई वाज बिट बिजी इन माय वर्किंग. I'm working as in this company. अगर आप जॉब होल्डर हैं, जब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं,
अगर आपका कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस की कमिटमेंट बता सकते हैं. एट दैट टाइम माय बिजनेस वाज ऑन अ पीक. इट आई वाज गोइंग थ्रू द सीजन, सो आई हैव सम कमिटमेंट्स एट दैट टाइम. सो उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं जा सका कि उस टाइम पे जो मुझे छुट्टी नहीं अलाउ हुआ मेरी कंपनी से, मुझे लीव अप्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पहले नहीं गया. नाउ आई गॉट द लीव अप्रूवल, सो दैट आई एम गोइंग राइट नाउ. एक तो हो गया आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. दूसरा आपका क्वेश्चन आ गया, नाउ माय माय किड्स दे वांट टू मीट माय वाइफ. और अगर आपको लगता है कि हाँ, you can impress the visa officer that this is the time you are missing your wife, your spouse, so you want to meet there. Thirdly, you can say that at this time जो मेरे spouse है and she is having the vacations. This is the most common answer जो visa officer को हर कोई दे सकता है. अगर आपका जो visit है वो कहीं ना कहीं आपके जो spouse है उसके जो सेमेस्टर है खत्म होने के आसपास कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है. इवन आईबीटी का रिकमेंडेशन है ये कि आप अपना विजिट जो प्लान करें ना, वो तभी प्लान करें जब आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं आपका उनका जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर वो खत्म कर रहा है और उसके बाद उनकी वेकेशंस है. तो आप बड़ा इजीली आंसर कर सकते हो, एट दिस टाइम माय स्पाउस विल बी हैविंग a vacation for 15-20 days or 1 month after completing the semester. So we planned out to spend some time with each other to go and explore some places in USA. So that's why I plan to come this time. So I hope you'll be clear with this answer also. So next type of जो question हमारे पास बनते हैं, well those are related again with you. If you are a job doer, अगर आप यहाँ पे इंडिया में कोई जॉब करते हैं या फिर आप इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स. रीजन बीइंग कि इन क्वेश्चंस को सुन के, इन क्वेश्चंस के बाद एक स्पाउस आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का आइडिया लगा लेता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, आपकी कितनी सैलरी है, आपको क्या छुट्टियां मिली है अपनी जॉब से कि नहीं मिली हैं, आप कितनी को बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्या आप अपने जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, यूएसए में स्टेइंग एक्सपेंसेस है, उनको कवर अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो इस पार्ट के बाद भी एक वीजा ऑफिसर को अगर आपका अच्छा व्यू मिलता है तो आपका डिसीजन बड़े आराम से आता है कि हाँ आप एलिजिबल है एंड हम आपको वीजा ग्रांट करते हैं. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सप्लेन मी योर फंडिंग. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन. यहाँ पे वो जानना चाहता है कि आपके पास कितना पैसा है. So you can simply tell officer, I have a saving of around 50 to 60 lakh for my stay in the USA, for my travel to USA, for the travel of mine as well as my kids to the USA. इसमें जो maximum 50 lakh तक का एक सेविंग अकाउंट का उनको स्टेटमेंट दिखा सकते हो. इफ दे आस्क यू, आप उनको बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हो. अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है उसके बारे में आप बता सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जॉब, जो आपका बिजनेस है उसमें आपको होने वाला जो इनकम है उसके बारे में बता सकते हो. कहीं ना कहीं आप अपनी सैलरी को भी रिलेट कर सकते हो. आई एम अर्निंग अराउंड 2 लाख सैलरी अ मंथ एंड डू अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैविंग a fixed deposit or saving deposit or savings for my stay in US or my travel in US is this much, so I can sponsor my stay in the USA. So this is what we have to answer in this question. So यहाँ पे ना I have seen so many students doing the very silly mistake. बहुत कम अमाउंट बताते हैं कि I have around 5 lakh of saving with me, I have around 3 lakh of saving with me. So we have to keep one thing in our mind, that traveling to USA from one side to the return ticket, it costs us around minimum to minimum 3 lakh. And at least if you're going there in USA, you'll be traveling also. So the cost of your travel to US, the stay in US, it will come no less than around 9 to 10 lakh. So your traveling amount, your traveling funding must be more than 10 lakhs. So we even recommend to go beyond 30 lakh, 40 lakh. The more funds you have, the higher are the chances of getting visa. So next question, what do you do for your living? So it's quite easy. You can tell that officer, I'm working as a manager in the State Bank of India. I'm working as an officer in this company on this position. So this is what you can say, and more and less here you can also mention, I'm working as a full-time employee. I'm withdrawing this much salary from there. So this is what you can tell in this answer.
So next we have, where do you work and what is your company name? Quite easy. You have to mention the name of the company, you have to mention the location of your company, and that's it. I think इसमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है because जो question है बड़ा specific सा है. So next we have, how much work experience do you have? So this question can be improved as per the requirement. So how much work experience do you have? So simply we can say, as per the age of yours, if you're lying in between 29, 30, 31, 32, you can say I have around 6 to 7 years of work experience from different companies. So you can mention the names of companies over there in order to impress the visa officer to feel that you are a very genuine student. So the next we have, how much do you earn monthly or annually? So this question can be asked कि आप monthly कितना कमाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आपकी एनुअल सैलरी कितनी है. सो इट कैन बी आस्क इन एनी वेज. यू कैन टेल इन इंडियन करेंसी ऑल्सो. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें जो हमारा सैलरी है वो यूएस में बताना है कि इंडिया में बताना है. यू हैव टू टेल इन योर करेंसी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट माई रिकमेंडेशन टू यू, नेवर टेल अ सैलरी लेस देन 50 or 80,000, because if you're earning around 80,000, 1 लाख, ज्यादा जितना आप अर्न कर रहे हो उतना ही आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा दिखेगा वीजा ऑफिसर को, उतना ही आपके वीजा के चांसेस ज्यादा रहेंगे. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक हो सकता है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस दे डोंट चेक एनी डॉक्यूमेंट एट ऑल. सो वी कैन मॉडिफाई दिस आंसर एज वेल. So what are your responsibilities at your work? Again you have, if you're working as an HR manager, then यहाँ पे आपकी responsibilities वही रहेंगी जो एक HR manager की होती हैं. You have to go for the recruitment, you have to go for the training, you have to go for the salaries. So जो भी आपका current job profile है उसके according आप इस question का answer बना सकते हो. So will you be working online during your stay? So this is a very crucial question. Will you work online? So normally I don't prefer anyone to say yes. You can say that I'm not going there for a long time. I'm just going there for 4 to 6 weeks by the max. Normally यहाँ पे मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि कितना ड्यूरेशन हमें कहना है यूएसए में स्टे के लिए. So यहाँ पे जो ऑप्टिमम ड्यूरेशन रहता है दैट इज अराउंड 3 to 4 weeks. बिकॉज हम इतना टाइम वहां पे अगर स्टे करेंगे तो दे में बी डाउटिंग दैट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां स्टे करने वाले हैं. अगर आप कहीं बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्टे फॉर टिल द स्टडी, टिल माय स्पाउस स्टडी गेट्स कंप्लीटेड, सो यू नो इट लुक्स लाइक यू आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू मे बी लुकिंग फॉर अ सेटलमेंट ओवर देयर. सो जितना शॉर्ट टाइम आप बताएंगे ना कि आप जाएंगे, स्पाउस से मिलेंगे, 2-4 जगह घूमेंगे फिरेंगे वापस आएंगे, उतना ही आपके वीजा के चांसेस अच्छे रहते हैं. सो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप बताएं कि वहां पे ऑनलाइन वर्क करेंगे. यू कैन सिंपली से दैट आई हैव रैप अप ऑल माय वर्क देयर, आई हैव टेकन द लीव फ्रॉम माय ऑफिस, सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई विल बी वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम देयर फॉर एनीथिंग. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग? This question already been covered. Is it a permanent job? Yes, you can say it is a permanent job, though it is like, if it is completely a government job, then you can simply say I'm working in a public sector, I'm doing a government job. So my job is quite permanent. Even if the job is not permanent, then you have to even tell that, yes, officer, I'm working in a very renowned company. So I'm getting increments every year, and I'm getting good perks as well. So it is more considered as a permanent job, and I see my future in this job, in this company only. So here you can justify this answer. So next question we have, how many employees work in your team? Now they want to know your managerial skills. Now they want to know that are you working on an officer position, on a manager position, और आप simply एक subordinate या एक normal colleague या फिर normal employee की तरह काम कर रहे हैं. अगर आपके अंदर 5-7 लोग नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब अनसिक्योर है. हो सकता है कि आप एक जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वीजा लेने के लिए हमें इस चीज के लिए इम्प्रेस करना होगा वीजा ऑफिसर को कि हाँ, मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ एंड मेरे अंदर एम्प्लॉइज हैं, और मेरे वापस आने का रीजन बहुत सर्टेन है. अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो इन लोगों को मैनेज करने वाला कोई भी नहीं है. यहाँ पे हम इन चीजों को भी बता सकते हैं. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन टर्म्स एंड नंबर्स बात करूं तो यू शुड से अराउंड 8 to 9, 8 to 10. दीज आर मोर देन इनफ अगर आप एक जॉब करते हैं.
So what is the address location of your company? Important है. They can ask you each and every detail. What is the address of your company? So where is it located? It can be asked in different ways. So हमें यहाँ पे तैयार रहना है कि जो हमारा कंपनी का जहाँ पे हम काम करते हैं हमारे ऑफिस का एड्रेस क्या है. Have you got NOC from your employer for the leave? Yes, officer. If you have got the NOC, then you have to say yes. I have got the NOC, and I can show you that NOC as well. That I got the leave sanction from my office for these many days. So have they granted the leave? Yes, officer. My leave has got granted, and this is for these many days. आर यू बिजनेसमैन? क्या बिजनेसमैन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. जो हमारा पहला सेट ऑफ क्वेश्चन था वो था सारा उनके लिए जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं. अब दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उन एप्लीकेंट्स के लिए, उन F2 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए जो यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं. सो बिजनेसमैन शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन. इंपॉर्टेंटली आई हैव सीन द स्टूडेंट्स एंड जिनके F2 कहीं ना कहीं और बाहर से अप्लाई करते हैं एंड एक छोटी सी सिली मिस्टेक से उनका रिफ्यूजल हो जाता है. फॉर एग्जांपल आई मेट अ स्टूडेंट एंड उनके जो आगे फ्रेंड था उन्होंने भी अप्लाई किया था. ही इज अ मेल गाय एंड उनके वाइफ ऑलरेडी यूएसए में एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ ज्वेलर. बट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू ही वाज नॉट वेयरिंग एनी गोल्ड ज्वेलरी. सो it gives a very clear idea to the visa officer. Either he is bluffing that he is working as a he's working as a jeweler. He's running a very good jewelry business in the country. तो जहाँ फिर इनके पास बहुत छोटा सा बिजनेस है ताकि अपने लिए गोल्ड भी नहीं वेयर कर सकते. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी. कोई भी F2 वीजा होल्डर अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो बिजनेसमैन है, तो मस्ट बी वेयरिंग अ गुड वॉच, मस्ट बी ड्रेस्ड अप, एक अच्छे ब्रांडेड कपड़े डालें, अपना गेटअप अच्छा मेंटेन करके जाएं ताकि आप दिखने में अमीर लगने चाहिए. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हाँ किसी के लुक्स अच्छे नहीं है, बट फॉर अ डे वी कैन मेक अ चेंज सो दैट यू शुड लुक लाइक यार हाँ यू आर वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियली एंड यू हैव अ गुड नॉलेज about here and there so that you can be able to qualify and get a USA visa. So now we're starting. अब मैं शुरू करने वाला हूँ वो सवाल जो कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन से पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस यू डू. सो यहाँ पे आप अपना अच्छा खासा बढ़िया करके बिजनेस दिखा सकते हैं दैट आई एम वर्किंग एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. आई एम रनिंग एन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग some we can say some products in terms of toys, in terms of electronics, in terms of scrap business. So आप किसी भी तरीके का अच्छा सा अपना business, I'm working as a shopkeeper, owning around 2 to 3 shopping malls, or we can say I'm running multiple chain of grocery stores. I'm having multiple fuel stations. So यहाँ पे एक चीज से काम चलने वाला नहीं है. अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़ा दिखाना होगा. कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते वहां पे. सो बी केयरफुल. एक अच्छा बिजनेस दिखाओगे तो वीजा के चांसेस अच्छे रहेंगे. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर बिजनेस. ये सवाल का आंसर आपको ही करना है कि आपके बिजनेस के बारे में आप क्या जानते हो और वो उसके बारे में जानना चाहते हो. यू हैव टू एक्सप्लेन. वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड. आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है पूछ लिया जाता है. Been asked to so many students and they can ask a proof for that. तो उसके लिए you can show a proof. अगर आपके पास कोई registration certificate है तो आप साथ में कैरी कर सकते हैं. How much do you earn annually? सेम वही क्वेश्चन जो हमने एक एम्प्लॉय के लिए कवर किया था जो एक जॉब कर रहा है. आप कितना एनुअली अर्न करते हैं. तो यू कैन टेल अराउंड आई एम अर्निंग अराउंड 1.5 CR annually. My monthly income is around 10 lakh. अब कुछ भी एक अच्छा आंसर यहाँ पे बता सकते हैं. माई फिगर्स कैन बी हायर. आप अपने अकॉर्डिंग अपने फिगर बना सकते हैं कि आपका जो मंथली अर्निंग है 3 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, जो भी आपको ऑप्टिमम लगे, जो आपको परफेक्ट लगे, आप उस अच्छी एक इनकम को बता सकते हैं वहां पे. What are your roles and responsibility in your business? Again, वही जॉब वाला क्वेश्चन that in my business I'm working as an employer. I have multiple departments. I have the department of sales, I have a department of HR, I have a department of training with me, I have a department of, we can say, online promotions with me, I have a department of packaging and courier service with me. So आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बता सकते हैं वहां पे ताकि एक्चुअल में ये फील आए कि आप एक एज अ बिजनेसमैन की तरह इस देश में काम कर रहे हैं. How long have you been running your own business? So it should not be less than 5 years.
सो कम से कम 5 साल तक आप बताइए कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। Who will manage your work in your absence? Is it a family business? Yes, if it is a family business, अगर ये आपका फैमिली बिजनेस है तो कह सकते हैं दैट माय पेरेंट्स विल मैनेज, माय ब्रदर विल मैनेज दिस बिजनेस। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो यू कैन से दैट my team is qualified enough and they can manage the business in my absence. Moreover, I'll be in touch with them. मैं इनके in touch रहूंगा यूएसए से, ताकि कहीं भी इनको जरूरत पड़े, so I can help you out. So how many employee work under you? So आपके अंदर कितने employees काम करते हैं? So simply answer, never tell less than 12 or 15 employees. कोई भी बिजनेस, अगर इंडिया में आप बड़ा बिजनेस की बात करें तो 12 से 15 एम्प्लॉय चाहिए यहाँ पे। फिगर कैन बी मोर, दैट इज ऑल अप टू यू, बट कम से कम 12 से 15 एम्प्लॉयज आपके अंदर आपको बताने हैं। So next question we have, do you have any intention to work in USA during your stay? So यहाँ पे आपको confidently बोलना, no officer, there is no intention of mine to work in USA during my stay. मैं वहां पे जा रहा हूँ to support, mentally support, to morally support, to physically support my spouse over there. I would like to spend good time with my spouse. वहां पे अच्छा टाइम मैं स्पेंड करना चाहता हूँ अपने स्पाउस के साथ। So as such मेरी कोई भी इंटेंशन किसी भी तरह का पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी तरह का बिजनेस करने की नहीं है। So next question we have, who are your clients? तो ये क्वेश्चन आपके अगेन बिजनेस से रिलेटेड है और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप किन क्लाइंट्स को के लिए काम करते हैं अगर आपका बिजनेस है। सो आपको आपके किसी भी 3-4 क्लाइंट्स के नाम बता देने यहाँ पे, सो इतने से आपका ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एनुअल टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस? तो यहाँ पे आपकी एनुअल सेल्स कितनी है? आप अच्छी सी सेल्स यहाँ पे बता के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो Will you be handling your business online while you are in USA? Officer, I'll try my best कि मैं वहाँ पे ऑनलाइन किसी भी तरह या ऑफलाइन किसी भी तरह का बिजनेस हैंडलिंग ना करूँ। हाँ, कभी अगर जरूरत पड़ी, I'll be available on call to assist my colleagues, to assist my persons, assist my employees so that he can work. मेरा फोकस है वहाँ पे to give good time to my wife. हमें थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल टच देना होगा, so that आपके बात करने से ही पता चलना चाहिए कि आप एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गिव मी द चांस। मैं ड्यूरिंग द स्टडीज अपनी वाइफ को मिलना चाहता हूँ। मेरे बच्चे जो छोटे हैं वो ड्यूरिंग द स्टडीज अपनी मदर को मिलना चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से। अगर आप ऐसी इंटेंशन दिखाएंगे तो वीजा ऑफिसर इमोशनली भी आपको वीजा अप्रूव करने के लिए बाउंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव, हाउ मच फंड्स डू यू हैव इन योर अकाउंट? So you have to simply say, officer, I have around 25 lakh, 30 lakh of amount in my account. 25-30 lakh, so I would say it should be told to the visa officer. How can you assure me that you will return back to India? Officer, I have the commitment. अब ये क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में एक बार कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू हिंदी में होने वाला है। सो बिकॉज जो हमारे पास F2 के इंटरव्यूज में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पे ट्रांसलेटर का डिमांड कर सकते हैं। सो अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में है तो लेकिन आस्क यू, हाउ कैन यू एश्योर, आप कैसे मुझे यकीन दिला सकते हैं कि आप इंडिया वापस आएंगे? तो यहाँ पे आपको अपने कमिटमेंट्स जो आपकी इंडिया में है, जो आपके जॉब्स है, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिजनेस है, उसकी एग्जाम्पल्स को देना होगा। दैट आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज ऑन दिस पोस्ट एंड मेरे को इतने दिन का ही लीव अप्रूव हुआ है। In my absence, it will be a huge loss to the company, so I have to come back. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि I cannot like miss my business for more than 20 days, 30 days, जितना भी आपका विजिट का टाइम है। So you have your own commitments, you have your family in India as well. You can give an example of your mother and your father also, कि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, so I have to get back to my country after my stay in US for this specific time only. So बाउंडेशन आपको दिखानी है अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ और अपने बिजनेस के साथ। So next the question are related to travel and visa related questions. So here the questions come, which visa are you applying for? Very simple answer, officer, I am applying for F2 visa. Why are you applying for F2 visa? My wife, she has got the F1 visa and she is staying in USA, she is studying in USA. So want to meet my wife, my children want to meet the mother, so I'm applying for F2 visa. Have you ever applied for F2 visa? Any other visa before? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने कभी F2 वीजा पहले अप्लाई किया है या और कोई वीजा
अगर आपने किया है तो वी हैव टू से यस, अगर नहीं किया तो वी हैव टू से नो। जो सिंपल यस एंड नो वाला आंसर है। Do you have any other country's visa? If yes, we have to tell yes. If no, then we have to tell no. Have you ever applied for any other visa to any other nation before? क्या पहले था हमारे पास वीजा है, अब ये क्वेश्चन है कि आपने किसी और देश का वीजा अप्लाई किया है? अगर किया है और आपको लगता है कि उसमें रिफ्यूजल है और वो डेटा नहीं है उनके पास, तो आप यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। Have you ever been refused from USA before or any other nation? So अगर आप USA से पहले रिफ्यूज हैं तो उनके पास डेटा है, we have to simply yes officer I'm refused from USA and that was on this visa. Has anybody filed petition for you? This is a very important question to answer. अगर किसी ने आपकी petition फाइल की है तो definitely yes करें. There is no question कि हम यहाँ पे no करें. They hate the people those are lying during the interview. आप गलत बोल दो चलेगा, पर झूठ नहीं बोलेंगे वहां पे हम लोग. So यहाँ पे सिंपली आंसर आएगा कि अगर किसी ने पिटीशन फाइल किया तो यू कैन से यस देयर इज अ पिटीशन। उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स पता है तो डिटेल बताएं, अपने आप को इनोसेंट शो करें। वो पिटीशन तब फाइल हुई थी व्हेन आई वाज अ किड एंड आई वाज नॉट अवेयर। मेरे पेरेंट्स ने फाइल करवाई है, मेरे वहाँ पे मामी जी हैं, मेरे ताया जी हैं, मेरे वहाँ पे कोई मासी जी हैं, तो उनके थ्रू अप्लाई हुई थी, पर मैं पेरेंट्स के थे। आई वाज नॉट इन अ सिचुएशन कि मैं उसको बता भी सकूँ आपको। इस तरह से आपको थोड़ा सा उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, अपने अकॉर्डिंग मूव ऑन करना है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैरिज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वो जानना चाहते हैं अबाउट योर रिलेशन विद योर वाइफ। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस, जिससे डिसाइड हो जाएगा कि आप सच में मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं, या आप एक बहाने से यूएसए जाने की कोशिश कर रहे हैं। So when did you get married? You need to know the date of your marriage as well. आप कब शादी हुई आपकी? You need to mention the year and month as well. What is your marriage anniversary date? आपकी marriage anniversary date क्या है? तो यहाँ पे आपको अपनी marriage anniversary date याद होनी चाहिए। कुछ को नहीं याद होती तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसको 2-4 बार जरूर लिख लें। It should not be forgotten. Show me your marriage certificate. Yeah, they can ask you. If you have a proof of any marriage, then they can ask you. This question can be asked in different ways. It can be asked, how can you prove me that you are married? आप कैसे prove कर सकते हो कि आपकी marriage है या आपकी marriage genuine है? There you can produce the marriage certificate. यहाँ पे आप produce कर सकते हैं आपकी शादी की एल्बम, आपकी मैरिज की एल्बम, क्योंकि उसमें सारे रिचुअल्स होते हैं, हर एक तरह की फोटोग्राफी होती है, तो आप वो साथ में कैरी जरूर करें। मेरा एडवाइस है आपसे। मांगने के चांसेस कम है, बट अगर मांग लिया जाए तो इट इज अ वेरी वी कैन से बहुत अच्छा प्रूफ है हमारे पास कि हम अपनी मैरिज को प्रूव कर सके। सो हाउ लॉन्ग डू यू नो ईच अदर? आप कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं? अगर आपका कोई मैरिज से पहले भी आप एक दूसरे को जानते थे तो यहाँ पे स्पेसिफाई आप जरूर करें। सो अब आएगा हमारे पास इस वीडियो का क्लाइमेक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है या फिर आपका वीजा अप्रूव हो सकता है, वो कौन सी चीज है? सो हियर कम्स द टाइम। वो चीज है आप कितने टाइम के लिए यूएसए में स्टे करेंगे। सो यहाँ पे मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, एप्लीकेंट्स हजारों गलतियां करते हैं। कुछ एप्लीकेंट बोलते हैं कि मैं यूएसए में 2 इयर्स के लिए स्टे करूंगा, मैं तब तक स्टे करूंगा जब तक मेरी वाइफ की स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं 6 मंथ के लिए स्टे करूंगा। तो क्या एक एक्चुअल ड्यूरेशन, एक डिफाइंड, एक सही ड्यूरेशन होना चाहिए जिसके ऊपर आईबीटी ने अब तक सारे वीजा लिए हैं। सो वो डिफाइंड लोकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 4 वीक्स। 1 मंथ से ऊपर मैं यूएसए में स्टे नहीं करूंगा, ये स्टेटमेंट आपको देना है अपने वीजा ऑफिसर को, ताकि वो श्योर हो जाए कि आपका स्टे बहुत शॉर्ट है एंड इतने टाइम के बाद आप वहां से यूएसए में वापस आ जाएंगे। आपकी जो एक्सपेंसेस है, आपके जो स्टे है, उसका कोई भी बर्डन आपके स्पाउस के ऊपर नहीं पड़ेगा। बिकॉज नॉर्मली जब भी F1 वीजा मिलता है तो उसमें जो स्पॉन्सर जेन्युइनली हम बनाते हैं वो F2 को ही बनाते हैं, कि मेरा जो हस्बैंड है वो ही, जब मेरी वाइफ है, मेरी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। नॉर्मली हस्बैंड ही स्पॉन्सर के लिए हम रिकमेंड करते हैं, वाइफ के केस में पेरेंट्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टे का उनके स्टडीज के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अगर आप भी वहां पे चले जाओगे तो उनकी स्टडीज
छूट सकती है, आप उनकी स्टडीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। वो स्टूडेंट है तो उनको वहां पे स्टूडेंट ही बने रहने देना। सो अभी हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस और पेंडिंग है। उसमें हमारे पास आता है कि आप यूएसए में कैसे स्टे करेंगे, कहाँ कहाँ आप स्टे करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आप वहां देखने वाले हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप हमारे पास क्वेश्चन जो आपके स्पाउस से रिलेटेड है, जो उनके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सो ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सेकंड पार्ट जरूर देखना इस वीडियो का, जिसमें हमने और भी टॉपिक्स को कवर किया है। थैंक यू।